अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वाटर ट्रीटमेंट लेक्चर्स का रुका हुआ सिलसिला भी दोबारा हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6 से। और अगर आप हमें हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे थे तो एक ब्रेक के बाद दोबारा लेक्चर नंबर 6 में स्केलिंग को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट अगर लेक्चर की हम बात करें तो उसमें स्केलिंग इंडेक्सेस जो है वो हमने डिस्कस किए थे, लैंगियर स्टेबिलिटी इंडेक्स, राइजर इंडेक्स, तो वो सारी चीज़ें। और आज स्केलिंग को, अब चूँकि हम वाटर ट्रीटमेंट प्रॉब्लम्स की तरफ आ गए हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन कि पहले हमें ये जानना है कि स्केलिंग है क्या चीज़, और फिर स्केल कंट्रोल के मेथड्स क्या क्या हैं, केमिकल्स कौन कौन से इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो अभी हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं और अब थोड़ा स्केलिंग को जानने की कोशिश करते हैं कि हीट एक्सचेंजर में स्केलिंग बेसिकली है क्या। स्केल है क्या चीज़ बेसिकली? स्केल डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बाय प्रेसिपिटेशन एंड क्रिस्टल ग्रोथ एट अ सरफेस इन कांटेक्ट विद वाटर। तो ये अगर हम ये पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जो आयन्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी रिवर्स होती है विद रेज इन टेम्परेचर। जहाँ हीट एक्सचेंज होगा तो ये सॉल्युबल जो साल्ट्स होंगे, आयन्स होंगे, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, और फिर जब ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे तो इनकी क्रिस्टल ग्रोथ होगी। जैसे हमें ये अपने इस स्लाइड में भी शो हो रहा है कि हीट एक्सचेंजर में जैसे वाटर फ्लो में हम देख रहे हैं कि पानी आ रहा है और कैल्शियम आयन्स हैं, डिफरेंट बाइकार्बोनेट आयन्स हैं। तो अब बाइकार्बोनेट आयन्स नॉर्मली ये सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, तो जब यहाँ हीट एक्सचेंज होगी तो ये बाइकार्बोनेट कार्बोनेट की फॉर्म में आ जाएगा। जब ये कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, और उसमें ये है कि ये जहाँ हीट एक्सचेंज हो रही होगी, जैसे हमें हीट एक्सचेंजर में शो हो रहा है, वहाँ ये बेक हो जाएंगे, वहाँ ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, और ये ही फिर ये क्रिस्टल ग्रो करेगा। एक यूनिट सेल बनेगा, उससे फिर क्रिस्टल की ग्रोथ आएगी। इसी को हम स्केल कहते हैं। और हीट एक्सचेंजर में प्रेसिपिटेशन अकर्स व्हेन सॉल्युबिलिटीज़ आर एक्सीडेड आइदर इन बल्क वाटर और एट द सरफेस। पूरे पानी में जब सॉल्युबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं कि TDS बढ़ना शुरू हो गया है, और वो एक सेचुरेशन लेवल आएगा, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन जैसे बनते हैं कि एक सर्टेन लेवल तक कोई चीज़ पानी के अंदर डिज़ाल्व होगी, उसके बाद वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, तो वही प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाएगा। मोस्ट कॉमन स्केल फार्मिंग साल्ट्स दैट डिपॉजिट ऑन द हीट एक्सचेंज ट्रांसफर सर्फेसेज आर दोज दैट एग्जिबिट रिवर्स सॉल्युबिलिटी विद द टेम्परेचर, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि टेम्परेचर के साथ इनकी रिवर्स सॉल्युबिलिटी है। उससे वो वाले जितने भी साल्ट्स हैं जिनकी रिवर्स सॉल्युबिलिटी है, वो आयन्स हैं, वो सारे के सारे प्रेसिपिटेट आउट होके मेटल सरफेस के ऊपर जो है वो बैठना शुरू हो जाएंगे। और ऑल्दो they may be completely soluble in the low temperature bulk water, those compounds, for example calcium carbonate, calcium phosphate and magnesium silicate, supersaturate in the higher temperature water adjacent to the heat transfer surface and precipitate on the surface। जैसे ये वाले salts हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, मैग्नीशियम सिलिकेट है, तो हीट एक्सचेंज एरिया में और उसके एडजेसेंट एरिया में फिर ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। और स्केलिंग इज़ नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू टेम्परेचर। ये सिर्फ एक टेम्परेचर के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं होगा कि टेम्परेचर राइज़ हो और वहीं पे स्केल बने। कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम सल्फेट स्केलिंग अकर ऑन अनहीटेड सर्फेसेस व्हेन देयर सॉल्युबिलिटीज़ आर एक्सीडेड इन द बल्क वाटर। तो अगर पूरे पानी के अंदर भी हम बहुत सी ये जैसे हमें एक तस्वीर भी शो हो रही है कि ये हीट एक्सचेंजर नहीं है, ये तो वो फ्लैंज है, उसमें भी स्केल बैठी हुई है, या इवन हमें पाइप में भी स्केल नज़र आना शुरू हो जाती है। तो क्वेश्चन अराइजेस कि पाइप के अंदर तो हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, हीट एक्सचेंजर में हो रही है, लेकिन सॉल्युबिलिटी एक सर्टेन लेवल को जब एक्सीड करेगी तो ये सारे के सारे साल्ट वहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। और metallic surfaces are ideal sites for crystal nucleation because of their rough surfaces and low velocities adjacent to the surface। अब ये है कि जो वेलोसिटीज़ हैं, अगर जो टर्बुलेंस वेलोसिटी है, जो क्रिटिकल वेलोसिटी किसी भी हीट एक्सचेंजर की जब वो वायलेट होगी, तो अब मेटल सरफेस, मेटल का क्रिस्टल लैटिस ऐसा है कि उसके ऊपर एक
अगर एक यूनिट क्रिस्टल बैठता भी है, लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट कैल्शियम कार्बोनेट स्केल, तो एक क्यूब अगर बैठ रहा है तो एक क्यूब के साथ दूसरा क्यूब और ये मल्टीप्लाई होता जाएगा और ये न्यूक्लिएशन एक न्यूक्लियस मिलेगा, उससे ये रैपिड ग्रोथ होगी स्केल की। और मेटल सरफेस में जैसे हमें ये शो भी हो रहा है उसमें स्लाइड में भी कि बहुत रैपिड ग्रोथ हो रही है। और हम पहले देख लें कि पार्टिकल साइज़ जो है वो स्मॉल है, पर ये पार्टिकल साइज़ ग्रो होके लार्ज होना शुरू हो जाता है। और अब इसका एक दूसरा एस्पेक्ट हम देखने जा रहे हैं कि कोरोजन सेल्स ऑन दी मेटल सर्फेसेस प्रोड्यूस एरिया ऑफ हाई पीएच विच प्रोमोट द प्रेसिपिटेशन ऑफ मैनी कूलिंग वाटर सॉल्ट्स। तो जब हम कोरोजन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, कोरोजन सेल्स की हम बात करेंगे, तो इसको सिर्फ एक समराइज़ करके इस डायग्राम को हम आपको शो कर रहे हैं कि आयरन मौजूद है। अब आयरन के जो ऑक्साइड्स हैं उसके ऊपर हमें हाइड्रोक्सिल आयन का अटैक नज़र आ रहा है जो कि नेचुरली पानी के अंदर मौजूद है। तो उससे हमें इसके हाइड्रोक्साइड जो हैं वो बन रहे हैं। अब वो हाइड्रोक्साइड जो हैं वो हमें OH फॉर्म जो हैं, जैसे वो हमें हाई पीएच का जोन मिल जाता है हमारे उस सर्किट के अंदर, और हाई पीएच फेवरेबल है टूवर्ड्स दी स्केल फॉर्मेशन। Once formed scale deposit initiate additional nucleation and crystal growth proceed at an accelerated rate। और जैसे हमें शो हो रहा है कि ये एक क्यूब, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट की हम बात कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे हमें एक आयन मिल रहा है, उसका न्यूक्लिएशन के बाद वो रैपिडली ग्रोथ करेगा और क्यूब का साइज़ बढ़ता जाएगा और मेटल सरफेस के ऊपर वो जो है वो उसका कवर्ड एरिया स्केल का बढ़ता जाएगा। और वहाँ लाजिम बात है कंटिन्यूस हीट एक्सचेंज है तो वो रैपिडली ग्रो करेगा। अब ये कुछ हल्का सा हमने स्केल को जानने की कोशिश की कि कैसे टेम्परेचर राइज़ के साथ कैसे कंसंट्रेशन के बिल्टअप होने से जो है वो उसकी प्रेसिपिटेशन होगी और उसका न्यूक्लियाई उसको मिलेगा, उससे क्रिस्टल ग्रोथ होगी। अब कंट्रोल कैसे करना है, स्केल को कंट्रोल कैसे करना है? स्केल कंट्रोल कैन बी अचीव्ड थ्रू ऑपरेशन ऑफ द कूलिंग सिस्टम एट सुपर सैचुरेटेड कंडीशंस और थ्रू द यूज़ ऑफ केमिकल एडिटिव्स। एक हम उसकी कंसंट्रेशन को कंट्रोल करके भी कर सकते हैं, दूसरा अल्टीमेटली हमें केमिकल एडिटिव्स की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो अगर हम ऑपरेशनल कंट्रोल की बात करें तो ऑपरेशनल कंट्रोल में द मोस्ट डायरेक्ट मेथड फॉर इनहिबिटिंग फॉर्मेशन ऑफ स्केल डिपॉजिट इज़ ऑपरेशन एट सब सैचुरेशन कंडीशंस वेयर स्केल फॉर्मिंग साल्ट्स आर सॉल्युबल। तो वेरी सिंपल एज ABC, एज सिंपल एज 2 + 2 = 4 कि हम ये चाह रहे हैं कि पानी के अंदर हमारे साल्ट्स ज़्यादा ना हों, यानी कि लो साइकिल पे आप सिस्टम को चलाएंगे। अल्टीमेटली लो साइकिल पे चलाने से पानी ज़ाया होगा, आपको ब्लीड ऑफ ज़्यादा करना पड़ेगा, ब्लो डाउन ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल केमिकल ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा रहे और हम चाह रहे हैं कि हम ऑपरेशनल कंट्रोल से ही सिस्टम को कंट्रोल करें। तो उसमें हम उनकी जो कंसंट्रेशन है वो हम नहीं बढ़ने देते हैं। सिंपल सी बात है कि जहाँ हीट एक्सचेंज होगा वहाँ वाटर वेपर्स की फॉर्म में एवोपरेट होगा और साल्ट्स वहाँ नीचे एकमुलेट हो जाएंगे। तो हम उसकी एकमुलेशन को बढ़ने से पहले हम ब्लीड ऑफ करके इस सिस्टम से इसको निकाल देंगे और फ्रेश वाटर साथ साथ लेते रहेंगे। तो ये एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव ऑप्शन नहीं है ये। For some salts, it is sufficient to operate at low cycles of concentration और लो pH के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। और लो CF कंसंट्रेशन फैक्टर है, COC है, साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन, और लो pH उसमें एसिड ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा अगर हम ऑपरेशनल कंट्रोल की तरफ जाते हैं। However, in most cases, high blow down rates and low pH are required so that solubilities are not exceeded at the heat transfer surface। वही बात है कि ज़्यादा एसिड यूज़ करना पड़ेगा, ब्लो डाउन ज़्यादा करना पड़ेगा, ब्लीड ऑफ ज़्यादा करना पड़ेगा। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेज माइनर वेरिएशंस इन द वाटर केमिस्ट्री और हीट लोड कैन रिजल्ट इन स्केलिंग के सिस्टम में हीट फ्लक्चुएशन आई, लाजिम बात है, और टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर डाउन हुआ, तो ये जो स्लग्स हैं ये
ये शॉक्स जो सिस्टम के अंदर हैं इसमें रैपिड वाटर केमिस्ट्री चेंज होगी। और जैसे प्रीवियस स्लाइड्स में हमने ये कहा कि एक न्यूक्लियाई मिलने की देर है किसी भी क्रिस्टल को टू गेट डिपॉजिट ऑन द मेटल सरफेस, तो उसमें यह होगा कि बड़ी रैपिड ग्रोथ हो जाएगी। जैसे ये आपको दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट स्केलिंग ड्यू टू पुअर पीएच कंट्रोल नहीं हो सकी। और जो इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं कि जो डे टैंक था उसमें एसिड को नहीं देखा गया, या उसकी या हीट लोड की वजह से वहाँ वाटर केमिस्ट्री जो है वो चेंज हुई। और हमने एक लीनियर, हमारे पास पीएच कंट्रोलर नहीं है, ऑटोमेशन नहीं है, तो मैनुअली या तो एसिड को डोज किया जा रहा है या डोजिंग पंप से भी, तो उसमें टेस्टिंग एरर्स भी हो सकते हैं, टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो सकती है। तो उससे ये है कि ये ट्रीटमेंट के फेलियर्स बड़े आराम से हो सकते हैं। तो ये सिर्फ ऑपरेशनल कंट्रोल से ना इकनॉमिकली वायबल है, ना सिस्टम की रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो सकती है। तो अल्टीमेटली फिर हमें केमिकल एडिटिव्स की तरफ जाना पड़ेगा, उसमें वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स की तरफ जाना पड़ेगा। हमने बहुत शुरू में भी अर्ज़ किया था कि इंशाल्लाह हम वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स की डिटेल तक इंशाल्लाह जाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से पॉलीमर्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से एडिटिव्स इस्तेमाल होते हैं जिससे ये स्केल कंट्रोल होती है। अब हम स्क्वेस्टेंट्स और किलेटिंग एजेंट्स जो हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो जो पहला हमारा केमिकल एडिटिव की तरफ हम जा रहे हैं वो हमारे एडिटिव्स हैं, स्क्वेस्टिंग एजेंट्स हैं। और अब इनको थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये काम कैसे करेंगे। Scaling can be controlled effectively by use of sequestering agents and chelates which are capable of forming soluble complexes with metal ion। के जो चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कैल्शियम अब अगर प्रेसिपिटेट आउट हो रही है तो हमने इसके अंदर ऐसे एडिटिव्स डालने हैं जो इसको प्रेसिपिटेट आउट ऐसे ना होने दे कि जिस फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट आउट हो रही है उसको ये चेंज कर दे। कि कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में अगर वो डिपॉजिट हो रही है तो हम उसमें ऐसे कीलेटिंग एजेंट डाल दें कि जिससे वो कैल्शियम कार्बोनेट उसको ना बनने दे। वो कीलेट्स वो कौन से हैं, जैसे आप शो भी हो रहा है कि अब ट्राई सोडियम पायरोफॉस्फेट है, ये इंशाल्लाह आगे डिटेल इन सारों की आ जाएगी। सोडियम ट्राईपोलीफॉस्फेट है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है, और सोडियम टेट्रा सोडियम फॉस्फेट है, ट्राई सोडियम फॉस्फेट है, EDTA है। ये इन सारों को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। दी प्रेसिपिटेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट सेम एज दोज ऑफ द मेटल आयंस। ये प्रेसिपिटेट आउट नहीं होंगे। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो ये जो इनकी जैसे ये सोडियम के साथ इसकी एक्सचेंज होगी कैल्शियम की, और ये कैल्शियम फॉस्फेट अगर बन जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट से उसने चेंज हो गया। दिस अप्रोच रिक्वायर्स स्टाइकोमेट्रिक केमिकल क्वांटिटीज़ बहुत प्रिसाइसली इसको कैलकुलेशन करके इसकी डोज रेट कैलकुलेट की जाती है। और अब ये अगर हम सिर्फ ओनली किलेटिंग एजेंट्स और सिक्वेस्टेंट्स के ऊपर ट्रीटमेंट को चलाना चाहें तो इसकी एक लिमिटेशन ये है कि ये लो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस, यानी कि लो कैल्शियम जिस पानी में होगी, अगर अकेले उसमें हमने चलाना है तो उसमें तो ये चल जाएगी। लेकिन जहाँ हमारी हार्डनेस ज़्यादा बढ़ेगी तो वहाँ हमारी ये जो सिक्वेस्टेंट्स और कीलेंट्स जो हैं ये अकेले काम नहीं करेंगे। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि हम कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट में सिक्वेस्टिंग एजेंट जो हैं। मैंने पहला सोडियम ट्राई पोलीफॉस्फेट STPP और used to soften water by binding to calcium and magnesium ion, common in detergents and industrial water treatment। जैसे हमें ये शो हो रहा है कि ये सोडियम के इसके साथ 5 सोडियम के आयंस हैं, तो अब ये कैल्शियम को ये रिप्लेस कर देंगे। और नेक्स्ट EDTA है, binds to wide range of the metal ions including calcium, magnesium ions, widely used in industrial and municipal water treatment। और आपको ये जैसे शो भी हो रहा है कि मेटल आयन, ये M जो लिखा हुआ है ये बीच में है, तो उसके साथ पूरा एक कॉम्प्लेक्स इसको इनकॉर्पोरेट इसने कर लिया, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इसका बन गया। तो अब जो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में डिपॉजिट होना था तो उस कैल्शियम को इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया और ये सॉल्युबल फॉर्म में रह गया, ये प्रेसिपिटेट आउट नहीं होंगे।
और नेक्स्ट हमारा जो सीक्वेस्ट्रिंग एजेंट है वो SHMP, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, इफेक्टिव एट सिक्वेस्ट्रिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये कैल्शियम मैग्नीशियम की सिक्वेस्ट्रिंग करेगा। ये कॉमनली यूज इन बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट स्केल फॉर्मेशन। ये बॉयलर में नॉर्मली इस्तेमाल होता है। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट इसकी स्ट्रक्चर जैसे आप देख सकते हैं। और उसके बाद पॉलीफॉस्फेट्स हैं जिनमें ट्राईपोली फॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट ये इस्तेमाल होते हैं स्केल कंट्रोल और कोरोजन कंट्रोल के लिए एज सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स। तो इसमें भी यही सोडियम आयन जो है वो रिप्लेस होगा कैल्शियम आयन के साथ। और वो जो अगर कैल्शियम अकेले में डिपॉजिट हो जाएगा तो ये डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट कीलेटिंग एजेंट्स में NTA है, नाइट्रिल और ट्राइएस्टिक एसिड, बाइंड्स मेटल आयन्स सच एज कैल्शियम मैग्नीशियम। यही दो प्रॉब्लमेटिक स्पीशीज़ हैं आयन्स की जो हमें जो है वो स्केल फॉर्मेशन की तरफ लेके जाती हैं। एंड आयरन ऑफन यूज इन डिटर्जेंट्स एंड क्लीनिंग एजेंट्स। नेक्स्ट है DTPA, ड्राई इथाइल ट्राइमाइन पेंटाएस्टिक एसिड, और इसमें भी मेटल्स के साथ एक अच्छी बाइंडिंग होगी और ये कीलेटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होगा। ये वाटर ट्रीटमेंट में भी और एग्रीकल्चर में भी इसका यूज़ है। नेक्स्ट जो हमारे कीलेट्स हैं वो स्पेशलिटी कीलेटिंग एजेंट्स के तौर पे जाने जाते हैं, फास्फोनेट्स, जो ज़्यादा वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको जैसे अभी हमने जितने कीलेटिंग और सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स देखे हैं इनका यूज़ लिमिटेड है। कुछ बॉयलर वाटर में कुछ लोग इनको यूज़ करते हैं, लेकिन जो स्पेशलिटी हमारे कीलेट्स हैं उनमें फास्फोनेट्स हैं और हाईली इफ़ेक्टिव इन कंट्रोलिंग कैल्शियम कार्बोनेट स्केलिंग, जिसमें HEDP है, PBTC है, ATMP है। जैसे हम अभी आपके सामने दो आपको शो कर रहे हैं, HEDP 1 हाइड्रोक्सी इथाइलिन 1 डाइफॉस्फोनिक एसिड, और इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ATMP अमाइनो ट्रेस मिथाइलिन फास्फोनिक एसिड। ये दो अच्छे स्केल कंट्रोलिंग एजेंट में वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। और कीलेटिंग एजेंट्स में पॉली एक्रेलिक एसिड्स जो हैं स्पेशलिटी कीलेटिंग एजेंट्स में नेक्स्ट जो है वो हैं पॉली एक्रिलेट्स, जिसमें binds to the calcium and other divalent cations used in cooling water and boiler water treatment। ये पॉलीक्रेलिक एसिड PAA, और ये एक कंप्लीट रेंज है इनकी, और इनकी इंशाल्लाह नेक्स्ट डिटेल भी आ जाएगी सामने आपके। और अब केमिकल मैकेनिज़्म ऑफ सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स और कीलेट्स, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि पहले इसकी केमिकल स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग दोनों का कंपैरिजन हम कर लेते हैं। सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स जो हैं वो सिंपलर्स और लीनियर स्ट्रक्चर लाइक पॉलीफॉस्फेट्स, और कीलेट्स जो हैं हैव मोर कॉम्प्लेक्स ऑफन साइक्लिक स्ट्रक्चर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल स्टेबल बॉन्ड्स लिगेंड्स जिनको कहा जाता है, एंड अ सिंगल मेटल आयन। तो इसमें केमिकल स्ट्रक्चर्स में आपको सिक्वेस्ट्रेंट्स से कीलेटिंग एजेंट्स जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा इफ़ेक्टिव नज़र आ रहे हैं। और दूसरा इसके अंदर है फॉर्म जो सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स हैं फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद मेटल आयन्स थ्रू मल्टीपल आयनिक और वीकर बॉन्ड्स। और कीलेट्स जो हैं ये क्रिएट स्ट्रॉन्ग रिंग लाइक कॉम्प्लेक्सेस कीलेट रिंग्स विद मेटल आयन्स वेयर आयन इज़ टाइटली हेल्ड विद इन द स्ट्रक्चर। जैसे हमने बताया कि इसमें जो पॉइंट्स हैं वो कीलेट्स के स्पेशलिटी जो कीलेटिंग एजेंट्स हैं उनकी बॉन्डिंग के और उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से ज़्यादा हमें सूट जो है वो कीलेट्स करते हैं। अब इसको केमिकल मैकेनिज्म में अगर हम देखें SMPH को, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट कैन बाइंड मेटल आयंस थ्रू मल्टीपल फॉस्फेट। जैसे हमें दिख रहा है ये कि कैल्शियम जो है वो डिफरेंट फॉस्फेट्स के साथ उसने अपनी बाइंडिंग की हुई है। और सिमिलरली अगर EDTA की बात करें, इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएस्टिक एसिड फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बाय रैपिंग अराउंड द मेटल आयन विद मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स। जैसे हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल आयन दरमियान में आ गया, सेंटर में आ गया और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गई, और इसने एक अच्छा जो है वो कॉम्प्लेक्स बना दिया उसके साथ।
और नेक्स्ट बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी एंड स्ट्रेंथ, तो उसमें सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स जो हैं उनकी बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी और स्ट्रेंथ को हम डिस्कस अगर करें, बाइंड मेटल आयंस रिलेटिवली स्ट्रांगली बट आर जनरली लेस सिलेक्टिव कंपेयर टू कीलेट्स, और कीलेट्स को अगर हम करें फॉर्म वेरी स्टेबल स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्सेस with the metal ions due to multiple bonding sites creating claw around the ion, के वो एक इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं मेटल आयन को, यानी कैल्शियम के इर्द गिर्द उसने अपने जो है वो लीगेंड्स उसके साथ अटैच कर लेने कि जो फिर वो डिज़ॉल्व फॉर्म में रहेगा और प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा। और नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है कि जो सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स हैं कैन सिक्वेस्टर मल्टीपल टाइप्स ऑफ मेटल आयंस ऑफन विदाउट स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिसिटी फॉर वन और पर्टिकुलर आयन, यानी कि किसी भी आयन के साथ कोई ख़ास स्पेशल एफिनिटी ये स्पेसिफिसिटी नहीं है, ये सारे आयंस को ये कर लेंगे। लेकिन कीलेट्स जो हैं हाईली सिलेक्टिव इन सर्टेन मेटल आयंस अलाउइंग टू प्रिसाइज कंट्रोल ओवर विच आयंस आर बाउंड एंड न्यूट्रलाइज्ड। तो अब हमने कीलेट्स वो सिलेक्ट करने होते हैं, हमें कोई वाटर ट्रीटमेंट रिजीम सेलेक्ट करते हुए ये देखना होता है कि वाटर केमिस्ट्री क्या है, उसके मुताबिक हम टेलर मेड कर सकें अपने प्रोडक्ट को। और नेक्स्ट इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स वर्क बाय सिक्वेस्ट्रिंग और ट्रैपिंग मेटल आयंस इन सॉल्युबल फॉर्म, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन दैट लीड टू द प्रेसिपिटेट और स्केल फॉर्मेशन। तो ये वो जो रिएक्शन कंप्लीट नहीं करेगा और उसी प्रेसिपिटेशन को ये रोकेगा जिससे स्केल कंट्रोल होगी। कीलेट्स क्या करेंगे, फॉर्म कीलेशन कॉम्प्लेक्सेस दैट फुली इनकैप्सुलेट मेटल आयन इफेक्टिवली रेंडरिंग इट इनएक्टिव फॉर मोस्ट केमिकल रिएक्शंस। और नेक्स्ट जो हमारा ये सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट में पॉइंट है, दे बाइंड मेटल आयंस, दे बाइंड द आयंस इन मोर डिस्पर्स्ड मैनर affecting their availability for reaction but not always rendering them completely inactive। तो कुछ ना कुछ एक्टिव साइट्स उनकी मौजूद रहेंगी सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट से, लेकिन कीलेटिंग एजेंट में क्या होगा, द टाइट एंड स्पेसिफिक बाइंडिंग कीप्स द मेटल आयन फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद अदर स्पीशीज़ इफेक्टिवली रिमूविंग इट फ्रॉम पोटेंशियल रिएक्शन पाथवेज। तो अब इनका कट शॉट ये है कि अगर हम इनका सिनर्जिस्टिक ब्लेंड बना लें कि सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट भी हमारी ट्रीटमेंट में मौजूद हों और कीलेटिंग एजेंट्स भी मौजूद हों, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, एक का प्रो दूसरे का कॉन्स जो मिल के हमें विन विन सिचुएशन जो है वो ज़रूर इसमें डेवलप हो जाएगी। और एप्लीकेशन और यूजेस इनके क्या हैं, सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग, प्रिवेंटिंग स्केल फॉर्मेशन इन बॉयलर्स and cooling systems and general water treatment where a diverse ion management is needed। और कीलेट्स क्या हैं, used in application requiring precise control of metal ion concentration such as biochemical assays, metal ion extraction and treatment of heavy metal contamination। Example include polyphosphates। अब ये नेक्स्ट सवाल यही आना था कि भाई कि कौन कौन से अब देख लें, जितने हमें सिंपल फॉस्फेट ट्रीटमेंट्स होती हैं वो बॉयलर में तो अप्लाई की जाती हैं, जैसे इंक्लूड पॉलीफॉस्फेट्स एंड डिटर्जेंट टू प्रिवेंट मिनरल डिपॉजिट ऑन फैब्रिक एंड। तो ये जो सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स हैं ये हमारी पानी के अंदर अगर जो कैल्शियम है उसको हम अगर डिटर्जेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पॉलीफॉस्फेट्स, STPP वगैरह ये सारे डिटर्जेंट्स में तो इस्तेमाल हो सकते हैं। किसी हद तक आप बॉयलर ट्रीटमेंट की तरफ इसको लेके जा सकते हैं। और दूसरी में अब जैसे EDTA है कीलेटिंग एजेंट, तो ये आपको एंटीकोगुलेंट के तौर पे ब्लड सैंपल्स और उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। EDTA आपको वाटर ट्रीटमेंट में एक्सक्लूसिवली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ सा हमारा इंट्रोडक्शन था कि सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स और कीलेटिंग एजेंट्स वो हैं क्या और उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है और इनकी कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होना है। तो ये सारा एक हमने स्केलिंग को अभी एक स्टेप में शुरू किया, भी इंशाल्लाह मज़ीद इसके ऊपर कुछ लेक्चर्स आएंगे और इंशाल्लाह हम को प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने की तरफ भी जाएंगे कि कोई एक वाटर केमिस्ट्री को लेके फॉर एग्जांपल उसकी क्या हार्डनेस है, क्या पैरामीटर्स हैं, उसके ऊपर कौन सा प्रोडक्ट हमें सूट करता है।
राइजन इंडेक्स उसका कितना है, कितने राइजन इंडेक्स पे कौन सा प्रोडक्ट कितना ppm पे काम करेगा। इंशाल्लाह ये सारी डिटेल्स आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि आप हमारे इस वाटर ट्रीटमेंट लेक्चर्स का जो एक पूरा मॉड्यूल है इसको आप फॉलो करते रहें। तो इंशाल्लाह अपने सवालात आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आप इंशाल्लाह जो हमें मालूमात हैं ज़रूर प्रोवाइड की जाएंगी। और नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी सिलसिले में नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह उस पर भी हम काम कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह अनकरीब उसकी भी वीडियो आपके सामने हाज़िर खिदमत होगी। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह किसी और वाटर ट्रीटमेंट लेक्चर और बिज़नेस आइडिया के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। अपने हल्के में को इजाज़त दीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।